सभी दर्शकों को प्रीति सिंह का नमस्कार और स्वागत है संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में। ये यात्रा है धार्मिक विविधताओं की भूमि भारत की, जहां आस्था और विश्वास की अविरल धारा आदिकाल से बहती चली आ रही है। जीवन से मृत्यु तक के अनेकों संस्कार हैं जिनका पालन एक ओर जहां समाज में निहित आस्था और विश्वास को बनाए रखते हैं, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी भी इन संस्कारों का अनुसरण करके इस धारा को अविरल बनाए रखती है। समाज में व्याप्त आस्था और विश्वास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी संस्कृति संग्रह की यात्रा संसद टीवी पर चलती रहेगी और आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह आप तक पहुंचाएगी भारत की अद्भुत कला संस्कृति के विषय में नई जानकारियां। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी से और देखते हैं देश भर में पिछले सप्ताह हुई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां साप्ताहिकी में। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए एक दुर्लभ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लगी ऐतिहासिक शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी IGNCA पहुंचे। प्रदर्शनी में मराठा साम्राज्य की सैन्य विरासत की झलक है। इस अवसर पर केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने केंद्र द्वारा की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। ये प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के उत्कृष्ट हथियारों पर आधारित है, जिसमें ऐतिहासिक तलवारों, कवचों और शस्त्रों का संग्रह शामिल है। ये प्रदर्शनी 12 से 30 अक्टूबर तक IGNCA की दर्शनम गैलरी में लगी रहेगी। नई दिल्ली में संस्कृति कर्मी और सांस्कृतिक प्रशासक पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम IGNCA के संस्कृति संवाद श्रृंखला के अंतर्गत हुआ। प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक दया प्रकाश सिन्हा देश विदेश के कई सांस्कृतिक संस्थानों में शीर्ष पदों पर रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय हिंदी रंगमंच में सन 1950 के बाद घटित रंग आंदोलन में दया प्रकाश सिन्हा ने अपनी विश्वसनीय उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने समृद्ध लेखन और निर्देशन के जरिए भारतीय हिंदी रंगमंच को संजीवनी और ऊर्जा देने का काम किया है। विभिन्न सत्रों में आयोजित ये कार्यक्रम कला, संस्कृति, रंगमंच और साहित्य की प्रसिद्ध शख्सियतों द्वारा साहित्य और रंगमंच में दया प्रकाश सिन्हा के योगदान पर आधारित रहा। कार्यक्रम के उद्घाटन और सम्मान सत्र में मुख्य अतिथि थीं सांस्कृतिक विदुषी और नृत्य गुरु पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह। आप नाटक करते हैं, मैं नृत्य करती हूँ। नृत्य भी नाटक ही है और वैसे जीवन भी एक नाटक है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसको सार्थक करना, करके बताना, समझना, समझाना, उसका मंचन करना, लिखना, पढ़ना, मनन चिंतन करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये सब बातें जो इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा पुलिंदा बनता है जो आपके जीवन दृष्टि को प्रेषित करता है। जबकि अध्यक्षता की प्रतिष्ठित शिक्षाविद और संगीतविद डॉक्टर भरत गुप्त ने हिंदी में अन्य भाषाओं के नाटकों का अनुवाद होकर वो खेला जाता है और बहुत खेला गया है और खेला जाना भी चाहिए, लेकिन एक हिंदी लेखक का मराठी में अनुवाद होकर और वहाँ खेला जाना, ये भी एक विशिष्ट उपलब्धि है। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने दया प्रकाश सिन्हा के रंगमंच के क्षेत्र में योगदान पर अपने विचार साझा किए। देश के कोने कोने से हमने कई ऐसे महान रंगकर्मियों को, साहित्य जगत की हस्तियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है जिन्होंने समय समय पर दया प्रकाश जी के साथ कुछ न कुछ काम किया है। कुछ लोगों ने उनकी कृतियों का अनुवाद किया है, कुछ लोगों ने उनके नाटकों का मंचन किया है, कुछ लोगों ने उनके साहित्यिक अवदान पर कहीं न कहीं लिखा है, पढ़ा है। इसके साथ ही दया प्रकाश सिन्हा ने रंगमंच की अपनी 7 दशकों की यात्रा के बारे में भी बताया। उसको कहते हैं ना नाटक के बारे में स्टेज स्ट्रक, तो मुझे लगा कि मैं स्टेज स्ट्रक हूँ। स्टेज स्ट्रक और किसी विधा के लिए नहीं कहा जाता है। साहित्य स्ट्रक या उपन्यास स्ट्रक या नृत्य स्ट्रक कोई नहीं होता।
वो स्टेज स्ट्रक सिर्फ स्टेज के संबंध में यूज होता है, क्योंकि उसका अर्थ ये है कि वो स्टेज के प्रति आकृष्ट है बिना किसी तर्क के। उद्घाटन और समापन सत्र के बीच 3 और सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र में प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, प्रोफेसर चंदन कुमार, श्री दीवान सिंह बजेली, प्रोफेसर मनमीत कौर, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति और डॉक्टर नौशाद अली ने दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों के साहित्य में अवदान पर चर्चा की। दूसरे सत्र में दया प्रकाश जी के नाटकों के विभिन्न भाषाओं में हुए अनुवाद और मंथन पर चर्चा हुई। इस सत्र में प्रोफेसर ए अच्युतन, श्री महेंद्र प्रसाद सिंह, श्री नागेंद्र माणिकरी और डॉक्टर नंदराज ओग ने अपने विचार प्रकट किए। गौरतलब है कि प्रोफेसर ए अच्युतन ने दया प्रकाश जी के नाटक का मलयालम में और श्री नागेंद्र माणिकरी ने मराठी में अनुवाद किया है। वहीं श्री महेंद्र प्रसाद सिंह ने उनके नाटक अपने अपने दांव का भोजपुरी अनुवाद आपन आपन दाव का प्रकाशन अपनी संस्था रंगश्री से करवाया है। तीसरे सत्र में दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों की रंगमंचीयता पर थिएटर के दिग्गज निर्देशकों और अभिनेताओं ने चर्चा की। कार्यक्रम के समापन सत्र में पुस्तक दया प्रकाश सिन्हा नाट्य सृष्टि एवं दृष्टि का लोकार्पण भी किया गया, जिसका संकलन एवं संपादन डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव ने किया है। इस सत्र की अध्यक्षता IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने की। श्री राम बहादुर राय ने कहा, दया प्रकाश सिन्हा नाट्य सृष्टि और दृष्टि, ये पुस्तक दया प्रकाश जी को जानने के लिए जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत उपयोगी है। मैं कहूँगा कि अद्भुत पुस्तक है। तो देखा आपने कैसे देश भर में संस्कृति का संकलन किया जा रहा है ताकि ये संस्कृति यात्रा लगातार चलती रहे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की ओर। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे देवताओं का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में पूरे भारत में कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन वाराणसी में कार्तिक का एक अलग ही महत्व है। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में कार्तिक के महीने में लाखों श्रद्धालु स्नान करने और पूजा करने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन गंगा की महाआरती के साथ ही गंगा घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। कार्तिक महीने में वाराणसी के घाटों पर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जैसे कि तुलसी सालिग्राम विवाह, भीष्म पंचक इत्यादि। तो आज की यात्रा के अगले पड़ाव विशेष में आपको दिखाते हैं फिल्म मैनिफेस्टिंग द फेथ के कुछ अंश। Your reaction to the visuals that you are watching on your TV screen would largely depend on your personal antecedents. You might just feel indifferent or disinterested, or at best, you might look at them with some level of curiosity. However, if you are given to know that it is a marriage ceremony between a plant and an icon in progress, you will find it hard to brush it aside as a trivial act or as a child's play. Furthermore, if you are told that this activity is carried out simultaneously by multiple groups of women on the ghats of Varanasi, it won't be difficult for you to associate this phenomenon with faith. Probably, you would want to gather some more information about these acts of devotion, only if you're so inclined. For us, it was different. The month of Kartik is deemed as one of the most auspicious by the Hindus. Several important events from within the realm of mythology falling in this month are celebrated by the Hindus the world over. In the first half of this month, the main events of mythological importance are the Karva Chauth, Dhanteras and Deepavali.
In the second half, prior to Akshay Navami, the most important event is the Chhath Puja, devoted to the worship of the sun, the Pratyaksha Dev, the only visible God. This festival is celebrated mainly in the Hindi belt in North India. The events that fall on 5 days from Ekadashi to Purnima, the 11th to the 15th, or the last day of the month of Kartik, form the subject of this video presentation. The 3 major events of import occurring during these days are the Prabodhini Ekadashi, Bhishma Panchak and Deva Deepavali. These events belong to the realm of Puranic Gathas or Upakhyans and are relatively lesser known than the epics like Ramayana and Mahabharata. From within the followers of the Hindu faith, not everyone knows about them. It also turns out that Tulsi Vivah has much larger appeal for the devotees than the Bhishma Panchak and Deva Deepavali. Tulsi Katha is a Puranic story. The central character of this mythological Gatha is Vrinda, a lady of exemplary character. Wholly and solely devoted to her husband, she represents the role model for an ideal wife as per the tenets of the Sanatan Dharma. She is an epitome of the Pativrata Dharma. Bhishma Panchak is a low-key affair as compared to Tulsi Vivah. Notwithstanding their historic status, all the mythological characters and events are real for the followers of the faith. भीष्म जो थे वो अविवाहित थे, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो इन कार्तिक के 5 दिनों में उनका तर्पण किया जाता है। One of the most beautiful sights in the evening is the Ganga Aarti that is held as a routine every day. Devotees throng the Dashashwamedh and Rajendra Prasad Ghats to pray and worship the Ganga. Earthen lamps are offered as a mark of respect to her. Three days after Prabodhini Ekadashi were devoted by us primarily to reflect upon the meaning and essence of these celebrations. Dashashwamedh Ghat in particular and other ghats in general were getting ready for the Dev Deepavali during these days. This unfortunate and despicable act of bloodshed of innocent people did not dampen the spirits of the devotees, though the celebrations were scaled down to holding of the Maha-Aarti in devotion to Ganga Maiya. This was done as a mark of respect to the departed souls. Newer celebrations and events are bound to evolve. Dev Deepavali is one such example. तो अभी हम थे धर्म, आस्था और मोक्ष के शहर काशी में। भारतीय संस्कृति में काशी का जितना महत्व है उतना ही महत्व शास्त्रीय संगीत और नृत्य में भी है। बनारस घराना लगभग 300 वर्ष पुराना ख्याल गायकी घराना है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अग्रणी केंद्र रहा है। यूं तो बनारस घराने में कई नामी ख्याल गायक हुए हैं, लेकिन देश विदेश में अपनी गायकी और घराने को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय प्रसिद्ध ख्याल गायक बंधु राजन मिश्रा और साजन मिश्रा को जाता है। वर्षों तक साथ गाने वाले पद्म भूषण से सम्मानित मिश्रा बंधु 2021 में पंडित राजन मिश्रा के देहांत के पश्चात भले ही साथ में प्रस्तुति ना दे पाए हों, लेकिन संगीत के कारण इनकी जोड़ी
आज भी अमर है। दोनों भाई ख्याल गायन के लिए मशहूर रहे हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं राजन मिश्रा, साजन मिश्रा के भाव विभोर कर देने वाले गायन का हमारी यात्रा के अगले पड़ाव धरोहर में। लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग। क्या शब्द है मान लीजिए, लंगरैया हम संग ना करो। लंगरैया हम संग, कृष्ण को बोला जा रहा है। लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो। मनमोहन प्यार नंद के छयल, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना। मनमोहन प्यार नंद के छयल, लंगरैया हम संग ना करो। मनमोहन प्यार नंद के छयल, लंगरैया हम संग ना करो। मनमोहन प्यारे नंद के छयल, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग। मनमोहन प्यारे नंद के छयल, लंगरैया हम संग। मनमोहन प्यारे नंद के छयल, मनमोहन प्यारे नंद के छयल, मनमोहन प्यारे नंद के छयल, मनमोहन प्यारे। मनमोहन प्यारे नंद के छयल, मनमोहन प्यारे। मनमोहन प्यारे नंद के छयल, मनमोहन प्यारे। मनमोहन प्यारे मनमोहन प्यारे नंद के छयल, मनमोहन प्यारे नंद के छयल, लंगरैया हम संग ना। कानों में रस घोल देने वाले इस अद्भुत गायन के बाद अब चलते हैं संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। विकास के दौर में सिमटते हुए गांव में जो धरोहर बची है उसका संरक्षण करने की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय चला रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसी प्रयास की एक झलक देखिए संस्कृति यात्रा के अगले और अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में। इसमें आज आप देखेंगे एक ऐसा गांव जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। थोंगजाओ मणिपुर का एक ऐसा गांव है जहां सदियों से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को संजोया गया है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में इतने माहिर हैं कि उनके बनाए बर्तन न केवल स्थानीय बल्कि देश विदेश में भी मशहूर हैं। तो आइए देखते हैं मणिपुर का एक गांव थोंगजाओ। थोंगजाओ जो अपनी नीलामनी देवी के इतिहास और अपनी पॉटरी के लिए काफी मशहूर है।
गांव में कुल 435 परिवार रहते हैं और गांव की कुल जनसंख्या 2019 है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में एक स्कूल उपलब्ध है। पानी, बिजली और गैस की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं का गांव में बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। गांव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करते हैं। गांव में कई वर्ग के लोग मिट्टी के बर्तन या मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। नीलामनी देवी एक भारतीय शिल्पकार थी और जिन्होंने मिट्टी के बर्तन की शिक्षा इस गांव से प्राप्त करी थी। अपने गांव में उन्होंने 1966 में मिट्टी के बर्तनों का प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू किया और महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करी और इनके इस योगदान के लिए 2007 में भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया। गांव में आज भी मिट्टी के अनेक बर्तन और मूर्तियां देखी जा सकती हैं, जिन्हें आज भी गांव वाले बनाकर बेचते हैं। इन मिट्टी के बर्तनों को बनाने में शुरुआत से 15 से 20 दिनों का समय लगता है। पूरे मणिपुर में इन बर्तनों को बनाने के लिए मिट्टी इसी गांव में पाई जाती है। गांव में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि इमोइनु। ये एक धार्मिक त्योहार है जो देवी इमोइनु को समर्पित है। हर साल दिसंबर के महीने में ये मनाया जाता है। इसमें परंपरागत रूप से हर घर के अंदर पूजा और प्रार्थना की जाती है। चिरोबा, ये त्योहार नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान एक ऐसी परंपरा भी है जहां परिवारों और दोस्तों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता है। निंगोल चकोबा। निंगोल का अर्थ है विवाहित महिला और चकोबा का अर्थ है भोज का निमंत्रण। इसलिए इस त्योहार में विवाहित महिलाओं को अपने माता पिता के घर दावत के लिए आमंत्रित किया जाता है और ये त्योहार परिवार के बीच स्नेह के बंधन को मजबूत करता है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.